Let's take some miscellaneous question. Question 1 says limit x is tending towards 0, a cos x plus bx sin x minus 7 whole divided by x raised to power 4. ये ठीक है. This exists. Then find a comma b and value of limit. ठीक है. तो इसके आंसर में हमने क्या किया, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड अगर प्रोसीजर सोचें हम, तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 है, ये भी एक्स है, साइन एक्स और कॉस एक्स है, और एक्स जीरो को जा रहा है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने एक्सपेंशन लगाया. कॉस एक्स का एक्सपेंशन कितना रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. इससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर 4 है, तो एक्स रेज टू पावर 4 से ऊपर वाला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो एनीवेज जीरो हो जाएगा. प्लस बी इंटू एक्स इंटू, अब साइन एक्स को एक्सपेंड किया तो दैट विल बी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आगे वाला बड़ा हो जाएगा -7. ये हो गया. ठीक है. अब जैसे हम कई बार बोल चुके हैं कि लिमिट्स में हमने एक जगह बोला था कि अगर एक्स जीरो को जा रहा होगा तो लोअर अपॉन हायर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डिग्री न्यूमरेटर की अगर कम है और डिनोमिनेटर की ज़्यादा है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, हायर अपॉन लोअर जीरो हो जाएगा, एंड अगर दोनों का इक्वल है तो आंसर नॉन ज़ीरो फाइनाइट आएगा. ठीक है. तो इन तीन केसेस में पहले में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरे और तीसरे में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे वैल्यू जीरो आ रहा है और यहाँ पे जीरो नहीं आएगा और कुछ आएगा, बट लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है. इसके हिसाब से अब डिनोमिनेटर में डिग्री कितना है, 4. इसका तो कुछ नहीं कर सकते. तो पहले वाला केस नहीं होना चाहिए. उसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका डिग्री हाई हो जाए और न्यूमरेटर में इफेक्टिव डिग्री कम हो जाए. ठीक है. इफेक्टिव डिग्री का मतलब क्या है, लीस्ट डिग्री टर्म जो होता है उसी की डिग्री इफेक्टिव डिग्री होता है. तो न्यूमरेटर में एक्स रेज टू पावर 4 से छोटा बचना ही नहीं चाहिए. ये ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, इन न्यूमरेटर एवरी टर्म, ये ठीक है, विद एक्सपोनेंट लेस देन, एवरी टर्म विद एक्सपोनेंट लेस देन 4, ये ठीक है, शुड वैनिश, खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी जीरो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी जीरो होना चाहिए थियोरेटिकली. ठीक है. ये सब होना चाहिए. एक्स रेज टू पावर 4 से छोटा टर्म कोई बचना नहीं चाहिए. तो अब हम वापस चले गए इसमें. इसमें हमने देखा कांस्टेंट कैसे बनेगा, कांस्टेंट केवल ऐसे बनेगा, और कहीं तो कांस्टेंट है नहीं और एक ही है. तो कांस्टेंट कितना आ गया इसकी वजह से ए, और इसकी वजह से -7. तो कांस्टेंट कितना आ गया, a -7, वो जीरो होना चाहिए. दैट वुड इम्प्लाई a इज इक्वल टू 7 होना चाहिए. ये ठीक है. दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ x, x कैसे बनेगा, इसमें तो कोई x है ही नहीं, और ये वाला x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू पावर 4 बनेगा, तो x तो इसमें से पहले से ही नहीं है. तो कोफिशिएंट ऑफ x तो पहले से क्या हो गया, जीरो बराबर जीरो, तो ये तो वैसे ही सही हो गया. फिर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना आएगा, माइनस आएगा, ए आएगा और फैक्टोरियल 2 डिनोमिनेटर में आएगा, पहला चीज़. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना आएगा, बी, तो माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस बी, तो माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस बी. दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए बाई 2, और ए का वैल्यू कितना आ चुका है, 7, तो दिस इज इक्वल टू 7/2. तो ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू भी आ गया. फिर वापस हमने एक्स क्यूब देखा, ये एक्स रेज टू पावर 4 है, ये एक्स क्यूब इससे एक्स से मल्टीप्लाई हो गए, वो भी एक्स रेज टू पावर 4 बन जाएगा. तो एक्स क्यूब तो है ही नहीं इसमें से. ये ठीक है. दिस विल इम्प्लाई, ये ऑलरेडी क्या है, 0 इज इक्वल टू 0, पहले से ही कोफिशिएंट ही नहीं है ये तो. ठीक है.
अब हमने क्या बोला कि क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि ए बी और वैल्यू ऑफ लिमिट निकालो, तो ए बी तो निकल गया, अब लिमिट का वैल्यू भी निकालना है। तो इस वाले टर्म में ये 1 × ए, मतलब एक्स का टर्म खत्म हो गया अपने आप, कांस्टेंट टर्म खत्म हो गया, एक्स क्यूब तक सारे टर्म अपने आप खत्म हो गए, तो केवल एक्स रेज़ टू पावर 4 वाले टर्म बचे न्यूमरेटर में। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 ए 4 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करके ये भी एक्स रेज़ टू पावर 4। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 के साथ क्या आ जाएगा, ए अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो फिर क्या हो गया, गिवन लिमिट कितना हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक्स रेज़ टू पावर 4 के साथ कितना आ गया, ए अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, नीचे तो एक्स रेज़ टू पावर 4 ही लिखा था बस, ठीक है, यहाँ तो एक्स रेज़ टू पावर 4 ही लिखा था। अब ए का वैल्यू कितना है 7 और बी का वैल्यू 7/2, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, ए अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल, दिस इज ए अपॉन, सॉरी ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस बी का वैल्यू कितना है 7/2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो ऐसे बचेगा 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल और 7 तो बाहर कॉमन चला गया, ये बचा, इसमें से ही वैसे 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना बचेगा -1/4। तो दिस इज 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना है 6 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू -7/24। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, a is equals to 7, b is equals to 7/2 and value of limit is equals to -7/24। ये ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।